अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सूबा पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख आ गई। इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। अभी बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो हालिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू है उसकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि लगता है आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन अब कोई मुझसे बात नहीं करे तो मैं क्या करूँ। फिर ये भी आगे जाके कहते हैं कि हम PDM के अंपायर होने के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राब्ते में हैं, ये भी इंकशाफ किया इमरान खान ने। साथ ही साथ वो ये समझते हैं कि आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और इमरान खान की पीठ में क़मर जावेद बाजवा ने छुरा घोंपा है। इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे, सारा का सारा मामला और ये गुफ्तगू क्या पैगाम रखता है, क्या मानी रखता है। लेकिन यहाँ पर जमा खातिर मरियम नवाज़ का बयान जो कि अब से कुछ देर पहले दिया गया है, वो कहती हैं कि इमरान खान इज़ डन एंड डस्टेड, इमरान खान अपने अंजाम को पहुँच गया। तो इसको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। सब के लिए हमारा सवाल कुछ यूँ कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद का मकसद क्या है? जमहूरी असूलों के मुताबिक सियासत या फिर अपने हक में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत? यही दो ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। और आज ज्वाइन कर रहे हैं हमें इरशाद भट्टी साहब, हिफीजुल्लाह नियाजी साहब, मुनीब फारूक साहब और महमल सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और महमल, आपसे ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी, लेकिन ये बताइएगा, खान साहब जो सियासी लीडरान के साथ बैठने को तैयार नहीं है और बार बार रद्द कर चुके हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, वो आर्मी चीफ से मिलने के क्यों इतने ख्वाहिशमंद और मुतमन्नी? देखिए लीना, पहले तो हमें इसके अंदर कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि ये खान साहब किसी असूल की वजह से, जमहूरी असूलों की वजह से कुछ भी नहीं कर रहे। उनका एक ही सिंपल सा असूल है और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके हक में मुदाखलत करे, सियासी मुदाखलत करे। ये उनका पहले दिन से है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी यही कहते थे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी ये कहते रहे और वो आज तक यही बात कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि PDM के एम्पायर के होते हुए भी, यानी कि वो एस्टैब्लिशमेंट को अगर एम्पायर कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, अगर वो ही नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूँ। अगर आप उनको उनका एम्पायर समझते हैं तो फिर आप मिलना क्यों चाहते हैं, फिर आप ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों करें। असल मसला अलीना इसके अंदर ये है कि खान साहब को और PTI की हुकूमत को जब वो गवर्न कर रहे थे तो उनको एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों की आदत हो गई थी। जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट ने वो सपोर्ट उनसे अलहदा की, यानी कि उनके लिए चीजें मैनेज करना बंद कर दी, वो बेशक हफीज शेख साहब की सेनेट की सीट हो जिसमें गिलानी साहब जीते थे, वो फिर उसके बाद जिस तरह वो कहते थे कि उनके एलाइज को मैनेज नहीं किया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम उनके एलाइज को ये नहीं कहा गया कि आप इमरान खान साहब के साथ ही रहें, ये मैनेजमेंट नहीं उनके लिए की गई, तो उनको इस तरह लगा कि उनकी हुकूमत इसी वजह से उनसे छिनी गई है। जिसके ऊपर अब वो मजीद पहले उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बना दिया, फिर इम्पोर्टेड हुकूमत है, फिर एक्सपोर्टेड होगी, उसमें हुसैन भी आ गए, उसमें बाजवा साहब भी है। समझ नहीं आ रही, एक उन्होंने खिचड़ी सी उसकी बना दी, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा किस तरह अटैक करें। मसला ये है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उनके दौरे हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल इतना ज्यादा हो गया था, उसको वो परवान दी गई थी कि जिसकी वजह से खान साहब को ये लगता है कि अगर वो दोबारा भी हुकूमत में आ जाएंगे तब भी वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कुछ कर नहीं सकेंगे। जो कि बड़े अफसोस की बात है लीना, क्योंकि एक शख्स, एक मकबूल लीडर जो पहले भी 1.5 करोड़ वोट लेकर आए और जो अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी की पीक के ऊपर हैं और उनको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि वो इलेक्शन जीतेंगे अवाम के वोट से, माइंड यू, अवाम के वोट से, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से नहीं। तो वो अगर जीत के आएंगे तो फिर उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की मदद मांगने की जरूरत क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि उनको लगता है कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चलती ही नहीं थी, वो चीजें उनसे मैनेज नहीं होती थी, इवन उनसे अपनी पार्टी मैनेज नहीं होती थी। अलीना, ये भी बातें हमारे सामने आई हैं कि किस तरीके से एलाइज पार्टी के अंदर के लोगों की नाराजगियां, हर चीज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट मैनेज करके देती थी। वो तो खुद माने हुए कि बजट होता था तो एस्टैब्लिशमेंट कहती थी आ जाए जी वोट देने, कोई और चीज होती थी तो वो खान साहब बड़ी दफा रिकॉर्ड के ऊपर कह चुके हैं, कॉन्फिडेंस ने बिल्कुल। तो ये जो है ना, मैं ये बात इसलिए दोबारा कहूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों की जो उनको आदत है वो चाहते हैं कि ये तब भी उन्हें मिले जब वो अगर दोबारा इलेक्शन में आ जाए। नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए टेक्निकली ना। जब आप बात करते हैं कि मुदाखलत होनी नहीं चाहिए सियासत में, तो लेकिन भट्टी साहब ये बड़ा अहम सवाल है। उन्होंने ये नहीं कहा वैसे कहीं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, किधर उन्होंने इस तरह की बात की है। लेकिन मैंने पहले इसीलिए कहा जमहूरी असूल नहीं, ठीक है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ PTI इमरान खान सुप्रीमेसी के लिए है। प्लीज
वो तो बल्कि ये कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी भी दे दो मिलिट्री को, क्योंकि हमारी जो एक इदारा है इस वक्त जो सबसे पावरफुल है, सबसे अच्छा जो है। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट महमल, आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मुझे ये चीज़ भट्टी साहब के पास लेके जाने दे, सवाल जो बड़ा वैलिड है। भट्टी साहब, जब खान साहब को इस बात पे यकीन है कि उनकी मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा है और अंपायर के बगैर भी वो जीत के इलेक्शन दिखाएंगे, तो फिर क्यों वो बार बार ख्वाहिशमंद मिलने के? क्या ये वजह है, जैसे महमल ने कहा, कि बेसाखियों की उनको आदत पड़ चुकी है? देखिए मैडम शेख, सवाल आपका ये है कि ये जो है उसका जवाब बड़ा सिंपल और सादा सा है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर फ़ौज न्यूट्रल ना होती, फ़ौज इमरान खान के पीछे खड़ी रहती, तो इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म होते। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इदारों को बातचीत करनी चाहिए इमरान खान से। वो मकबूल तरीन जमात के सरबराह हैं और इस वक्त मुल्क डूब रहा है, 24 करोड़ डूब रहे हैं और आखिरकार सबको बैठना पड़ेगा। और अब उस वक्त ना बैठें जब देर हो चुकी होगी। ये पीडीएम के बस की बात अब ये मुल्क नहीं रहा। और मरियम नवाज़ साहिबा को शायद इल्म नहीं है कि इमरान खान अंजाम को पहुँचे ना पहुँचे, ये मुल्क अंजाम की तरफ जा रहा है और हम सब अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं। खुदा के लिए इन कार्टूनों से ये मुल्क छुड़ाएं और इन कार्टूनों से 4:10, 4:10, 4:10 के बाद भी टाइम होता है, लिहाजा इनसे जान छुड़ाएं। जहाँ तक मैडम शेख ये इमरान खान साहब की आपने ये जो उन्होंने बयान दिया है कि आज हम ये छोड़ देते हैं, कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज छोड़ देते हैं कि जनरल बाजवा कभी इमरान खान के आइडियल हुआ करते थे, कभी जनरल बाजवा पर तनकीद गद्दारी हुआ करती थी, कभी जनरल बाजवा इमरान खान के मौसन और मददगार थे। ये भी छोड़ दें कि रूस मुखालिफ तकरीर पर कोर्ट मार्शल क्यों, और ये भी छोड़ दें कि इस तकरीर में क्या ऐसा है कि इस पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और ये भी छोड़ दें कि जनरल बाजवा ने गालबन मेरा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जनरल बाजवा ने जब मेरे ख्याल से ये NDU में तकरीर की थी तब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, लेकिन उस वक़्त कोर्ट मार्शल की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की। अच्छा, मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा मेरे कायदे इनकलाब कंफ्यूज हूं। आपने कहा कि हम अमेरिका से जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग है, हम गुलाम थोड़े हैं। फिर 3 PR मुआहदे क्यों किए आपने अमेरिका से कि मेरा इमेज बेहतर हो जाए? क्यों? आपने कहा डोनाल्ड लू को बरतरफ होना चाहिए, फिर अब्दुल्ला रियाड आपका डोनाल्ड लू को अमेरिका में क्यों गाड़ी लेके ढूंढता फिर रहा था दिन रात? आपने कहा जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जिसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए उससे 2 मुलाकातें ऐवान सदर में मिन्नतों समाजत के बाद क्यों? और जिसका कोर्ट मार्शल आज होना चाहिए उसे तोसी की पेशकश क्यों? फिर आपने लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ इमरान खान साहब, आपका हक है कि आप जिस तरफ चले जाएं, मगर कोई थोड़ा सा हमें भी बताया करें कि वजह क्या है। मिसाल के तौर पे कि आपने कभी कहा था कि मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जब आप इक़्तिदार में आए, ये गलत है या सही है कि छोड़ दें, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आए तो आपने कहा कि आप मुशर्रफ साहब के साथ खड़े हो गए, आपने कहा कि ये आर्टिकल 6 लगाने वाले ठीक नहीं है। आपने चौधरी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, और फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने MQM को कातिल और भत्ताखोर कहा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने आज़ाद और मेंबरान और इलेक्टेबल्स को क्या कहा था, और फिर उसके बाद क्या हुआ? तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ा सा आप एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, फिर उससे हटते हुए आपको भी प्रॉब्लम होती है और कोई सेंस नहीं बनती। तो आज हमें भी प्रॉब्लम होती है, एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात कहते खुल के नहीं आप हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैडम शेख। हम तो वो नहीं है ना कि जिन्होंने हर चीज में नवाज शरीफ को घुसाना है या हर चीज में पनामा लाना है या वो बेटे से तनख्वाह लेनी है, मेरिट पे बाल खेलेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये ठीक नहीं है इमरान खान साहब आपके लिए। वो और
मैं एक मिनट आती हूं। नॉट एट ऑल मैमल, मैं कभी भी नहीं, अल्लाह ना करे कभी वो उस दिन छोड़ जाऊंगा जिस दिन मैं किसी एक शख्स की हिमायत में गलत बोलूंगा या किसी एक शख्स की मुखालफत करूंगा जिस पे मैं कन्विंस ना हूं, तो ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो बात ये, अगर इमरान खान साहब उस वक्त इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की समरी चलाते, 2-3 जुमले मैडम शेख, और अगर इनसे मुलाकात ना करते, अगर तोसी की पेशकश ना करते, और अगर ये उनका मौक़िफ़ पहले होता जब इक़्तिदार में था तो मैं आज उनके साथ खड़ा होता। यहाँ वो अब चूंकि आपने अपने लिए एक डस्टबिन ढूंढनी है, आपने अपने सारे गलतियां कोताहियां उसमें डालनी है, लिहाजा आप आपकी मर्जी है जो करते जाएं। अच्छा, मुझे भट्टी साहब इस चीज़ का ज़रूर ज़रा मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। जब इमरान खान ये समझते हैं, उनको यकीन है कि वो भरपूर मकबूल हैं और अंपायर पीडीएम का होने के बावजूद उनके मुताबिक वो इलेक्शन जीतेंगे, तो फिर भी वो क्यों मुलाकातों के ख्वाहिशमंद और उधर बार बार देखते हैं? मैडम शेख, इसका जवाब सोहेल वड़ैच साहब ने भी बड़ा मुख्तसर सा दिया था, उसी को दोहरा देता हूँ कि जब मकबूलियत की गाड़ी को कबूलियत के पहिए जब तक पाकिस्तान में नहीं लगते तब तक गाड़ी मंजिल पर नहीं पहुंचती। आप समझ रहे हैं कि अपने हक में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, और इसके ऊपर आप कंफ्यूज भी हैं और थोड़ा खान साहब से खफा भी हैं, ऐसा ही है ना? नहीं मैडम शेख, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मैंने कि इमरान खान साहब को कहा है कि आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना सबको, तो हम भी कंफ्यूज हो गए ना। असूलों की सियासत नहीं है, ये असूलों की सियासत नहीं है। ठीक है, तो फिर अपने हक में ही मुदाखलत है। भट्टी साहब और महमल दोनों एक ही ऑप्शन ले रहे हैं कि खान साहब की इस तनकीद का मकसद जमहूरी असूल नहीं है, वो अपने हक में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत चाहते हैं। जरा छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया है। वो कहते हैं लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, मैं तो बैठना चाहता हूँ साथ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। न्यायी साहब, आप इस बयान की वजह क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं इस बयान को? और सियासी जमातों के साथ खान साहब बैठते नहीं हैं। अभी ब्रेक से पहले भट्टी साहब कह रहे थे कि बैठे कोई कबाहत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठ जाएं। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है बात? आज मैच बड़ा सख्त है, क्योंकि आज बाजवा साहब की कमर, बाजवा साहब ने नंगा खंजर बड़ी तेज धार वाला इमरान खान साहब की कमर के बीच उस वक्त पंपाया हुआ है जबकि वो बेचारे जख्मी भी है और टांग में प्लस्तर भी है। तो ये फैसला करना मुश्किल है कि किसको मैं कहाँ उजागर करूं। गम में जिंदगी कुछ तो दे, मशवरा कहाँ जाऊं। एक तरफ है उसका घर, एक तरफ है बाजवा साहब और एक तरफ इमरान साहब का घर, इमरान खान साहब। मैं कहाँ जाऊं? क्या जबरदस्त बयान दिया है कि आर्मी चीफ मुझे क्यों अपना दुश्मन समझते हैं। मैं तो 26 नवंबर को रावलपिंडी में पिकनिक बनाने गया था। जब बाजवा साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि आप मुझे क्यों डेस्परेट है मिलने के लिए, जो मुलाकात मशहूर तरीन 2 मुलाकातें हुई, जब वो जो साजिश इंपोर्ट्स भी हो चुकी थी, बाजा साहब के खंजर भी घूम चुके थे, इसके बावजूद बाजा साहब मिलना चाहते थे और बाजा साहब को उन्हीं एक्सटेंशन भी दे दी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। किसने कहा? DGISI ने किसके सामने? पूरे पाकिस्तान के मीडिया के सामने लाइव बताया कि बाजा साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इमरान खान साहब एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। हम सारे हक्का बक्का रह गए और कहते हैं कि मुझे आर्मी चीफ मिलना नहीं चाहते। भाई मैं तो उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। 26 नवंबर को मैं वहां पिकनिक मनाने गया था, क्योंकि जिन लोगों के इशारे पे मैं गया था वो यही तो काम चाहते थे। इमरान खान साहब जब किस बात पे यकीन रखें, वो कहते हैं ना ग्लो हॉट एंड कोल्ड। ये 4 दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो तकरीर की थी वो आज लगा लें, आज देख ले तो और लगा ले। ये कौन सा दिन है जिसके दिन वो एक बात की और दूसरे दिन दूसरी बात नहीं की? मेरा ख्याल है कि ये उनको सहूलत क्यों हासिल है कि उनको किसी ने, करीब बंदे ने आज तक उनके साथी ने झंझोड़ा नहीं है, क्योंकि सारे जो है कॉम्प्रोमाइज हैं। मुखलिस आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अगर वहां नहीं कह सकते, यहां कहते हैं कि यार आप लोगों ने तमाशा बनाया कौम का, आप लोगों ने पूरे आपने पाकिस्तानी कौम को, सारी कौम को, अपने चाहने मानने वालों को आगे लगाए हुए। देखिए कौन क्या नहीं बात करते कि नहीं। मैं परसों 4 दिन पहले एक तरफ उस्मान डार बैठा है, एक तरफ जावेद नहीं बैठा है, और जो नाम पुकारे गए आपके सामने हैं, वो जो नाम दिए गए, जो हमेशा से
फिर कभी आज फिर जो है मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो 26 नवंबर को रावलपिंडी में अपॉइंटमेंट रखवाने नहीं गया था। मैं तो ये कहा ही नहीं था कि नवाज शरीफ जिसको बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बाजवा साहब ने कहा आप मुझे मीर जाफर मीर कासिम का मीर सादिक कहते हैं, कहते नहीं वो तो मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूं। मैंने यही कहा था कि उसे अंडरमाइन किया था हमारी इंटेलिजेंस को, मेरे जैसे बंदों के जो हमारे रिपोर्ट कार्ड में है। वो कहना कोई बंदा तो नहीं कहता ना कि यार कोई तो खुदा के वास्ते गलत बयानी करते हो, इतना कैरेक्टर तो नहीं कि उसमें खड़े रहो। आपके अंदर इतना कैरेक्टर ही नहीं है। आपका नामा माल जो है जो सारे दिन रोते हो कि साजिश हुई, कौन सी बात पे इतबार करें, वो सच है या ये सच है। कल अमरीकियों का जो वफद आपके जो जबान पाक में बैठा था आपने मिलने आया था, वो सच है या ये सच है कि वो साइबर सच है या कल वफद सच है। वो जो रॉबर्ट राफेल आई थी वो सच है जो कि अमेरिका की एस डिप्लोमेट है, शेख के लिए काम करती है। साहब ये बताना आप क्या समझते हैं, ये जो खान साहब के दिल में गिला है या उनकी फीलिंग्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि जी उनके बारे में अच्छा ख्याल नहीं है और उनको दुश्मन समझा जा रहा है, तो ये सच है खान साहब की ऑब्जर्वेशन? देखिए उनके अंदर दो चीजें अलग अलग करें। एक है तो मैं अपने अंदर एहसास जुर्म है। अब देखिए कई दफा मैं इमरान खान साहब को अगर सपोर्ट करूं या दुश्मनी करूं, हो सकता है मैंने अपने साथ जुर्मों में मजबूर कर रहा हूं, किसी पॉजिटिव सेंस में ना कर रही हूं। उनके अंदर एक एहसास जुर्म है। वो ये समझते हैं कि जी उनको जैसे यहाँ पे बात हुई है महमूद के वली साहब ने कि उनको ये यकीन है कि मैं उनकी मदद के बगैर नहीं आ सकता हूँ, और ये वो अपनी वीकनेस है। दूसरा उनके अंदर एक डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा। वो उनको जब उन्होंने पॉपुलैरिटी ली तो उन्होंने कहते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, उन्होंने सारे अपने कारतूस चला दिए उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। मतलब आपको लग रहा है ये खान साहब की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज है खान साहब की जो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वरना न्यूट्रलिटी है। वरना ये जो मरियम नवाज कह रही है खान इज डन एंड डस्टेड, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मरियम वो सियासी हरकत। एक बताऊं कि देखें इसको आप पहले तो इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट को जो इशू है इस वक्त क्राइसिस हुआ है, मरियम नॉन इशू है पॉलिटिकली। इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से कंट्रोल उनके पास है। एस्टेब्लिशमेंट जो है जैसे भट्टी साहब ने भी कहा है कि सोहेल बड़ैसा की बात की। सर मैं ये पूछना चाह रही थी ना, क्या एस्टेब्लिशमेंट की भी यही सोच है कि खान इज डन एंड डस्टेड क्योंकि खान साहब को तासुर है ना, या फिर खान साहब की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं? आप इस तरह सिंपल नहीं है, इस तरह सिंपल नहीं है कि आप एक दिन कहें कि आज मैं ब्लो हॉट करूंगा और अगले दिन के मैं आज ब्लो कोल्ड करूंगा, और दोनों आपको अगला मान ले। एस्टेब्लिशमेंट पे जब आपने फायरिंग की तो उसका आपको खातर का फायदा हुआ। आपकी जो शोहरत है नवाज शरीफ का बयानी आपको मुंतकिल हुआ, वो सातवें आसमान पे कारकर्दगी की वजह से नहीं हुई। वो 3.5 साल का उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर नहीं था कि आपको लोगों ने सातवें आसमान पे उठाया। लेकिन उस बयानी की भी हमने देखी, लेकिन उस बयानी के ऊपर और उस बयानी के ऊपर उसमें बस दो फिक्र वाले ऐड करने थे। जब उस बयानिए पे आपको मिल गई उसका एक मंतकी नतीजा था जो मैं पहले भी यही कंक्लूड कर रहा था, अभी भी यही फिक्र है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस बयानी के एवज आपको इख्तियार नहीं देना था। ये मैंने अप्रैल में कहा, ठीक है, कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, इमरान खान साहब को इख्तियार दिला के दिखा दे। ओके, मुनीम फारूक साहब पॉपुलर है, ठीक है सर, लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान का जी सर वो फॉर्मेट है जो इमरान खान साहब को के लिए जो है वो सामने मौजूद है। ठीक है, ओके मुनीम फारूक साहब। जी सर, ठीक है न्याई साहब, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ गई। इसको जरा वापस आपके पास भी आती हूँ मजीद सवाल के लिए। मुनीम फारूक साहब अभी आप कहिएगा सर, ये जो खान साहब को महसूस हो रहा है कि शायद उनको अपना दुश्मन समझा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, आप क्या समझते हैं वाकई में कोई ऐसी बात हो सकती है? खान साहब सियासी लीडरान के साथ बात करने को तैयार नहीं है लेकिन वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मुझसे बैठ के एस्टैब्लिशमेंट बात करे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए खान साहब एक इज़्तिराब किसी कैफियत में मुब्तला है। तमाम तर मकबूलियत के बावजूद उन्हें पता है कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसकी कम से कम आज की तारीख तक और शायद आने वाले कुछ अरसे तक, शायद लंबे अरसे तक माफ़ी नहीं। वो सीधी सिंपल बात है। वो एक ये है, और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने एक भोंडी और नंगी साजिश की, उसको स्पेयर हेड किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना। वो साजिश एक्सपोज हुई, इमरान खान साहब को पता चल चुका था और अभी उन्हें पता है, और इसके बाद फैक्ट है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब से कोई बात नहीं करेगा।
पीरियड। उनसे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया जाएगा, पीरियड। पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनसे मुलाकात या बात या पैगाम रसानी नहीं करेंगे, पीरियड। उनसे किसी तरह की फिलहाल सियासी मफाहमत तो शायद ये सियासी जमातें कर ले, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लिए वहां पर तो रास्ते बंद हैं इमरान खान साहब के लिए। उसकी वजह मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि ना सिर्फ इमरान खान साहब ने, देखिए बयानबाजी, ज़बान दराजी वो अलग चीज़ है, लेकिन इमरान खान साहब जिस हद तक गए मैं उसके बारे में कोवर्टेड अंदाज में लिख भी चुका हूँ, लेकिन अब तो वो बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके उस वक्त के कुछ जो कॉलीग जो कि आर्मी चीफ के हक में नहीं थे, अजहर नासिर मुनीर साहब के, उनके साथ मिलके उनके साथ कोल्यूड करके एक नंगी भोंडी साजिश की, मैं दोबारा कहूँगा। और उसके अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि इस हद तक वो साजिश हुई कि पाकिस्तान का जो सबसे मुनज़्ज़म इदारा है फौज, उसके अंदर वो साजिश महसूस की गई और उसके ताने बाने बुने गए। उसकी एविडेंस आज भी पाकिस्तान में के आर्मी चीफ के पास मौजूद है और कुछ अफसरान जिनमें साबिक DG/ISI भी शामिल थे, वो इस सारी साजिश का हिस्सा थे। उनका कोर्ट मार्शल भी इट वाज ऑन द कार्ड्स। इसी वजह से वो खुद को उन्होंने फौरी तौर पर इक़्तिदार से भी और ओहदे से भी अलहदा किया। और इसके अंदर और भी बहुत से प्लेयर्स थे जिनके नाम शायद आज हम नहीं ले सकते, लेकिन उनके नाम अब मालूम हो चुके हैं कि वो कौन कौन थे। इमरान खान साहब इस तमाम तर साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने ये साजिश अगर खुद रची नहीं, लेकिन इसके वो एक की प्लेयर थे। और आज की एस्टैब्लिशमेंट को ये पता है कि इमरान खान साहब इज नो लॉन्गर ट्रस्टवर्दी एट ऑल, और इमरान खान साहब से कोई बात नहीं करना चाहता। फिलहाल तो सियासी तौर पर वो एक ऑप्शन हो सकते हैं कि वो इंतखाबात जीते हैं, ठीक है, वापस आ जाए इक़्तिदार के अंदर। ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से ही इज नॉट अ पॉलिटिकली वायबल लीडर, और उनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुनी मुझे बताइएगा कि ये जब बात करते हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, कानूनी लिहाज से भी इसको थोड़ा सा बताइएगा। क्या रशिया वाले बयान के ऊपर कोर्ट मार्शल हो सकता है? क्या वो इतनी बड़ी बगावत थी? देखिए, वो अगर जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल कराने के मुतमन्नी है इमरान खान साहब, तो वो तो पहले तो फिर वहाँ से शुरू होना चाहिए कि जब बाजवा साहब ने कुछ और साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब और उनके चंद हम ख्याल लोगों की मदद से मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करवाई, उनको नाअहल करवाया, तो बाजवा साहब का पहले तो ट्रायल या कोर्ट मार्शल उस पर होना चाहिए। फिर जनरल साहिद हमीद साहब, वो बहसीत DGC उनका किरदार क्या था, पहले तो उसके ऊपर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर बहसीत DGI उनका किरदार क्या था, फिर उसके ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये रूस वाला बयान और जो पॉलिसी बयान जो इमरान खान साहब जिस पे इतने नाकिद हैं और तिल मिला रहे हैं, ये तो बात की बातें हैं। पहले तो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने पर समझते भी हैं ये एक्चुअल वजह है या फिर इसके पीछे कुछ और है कोर्ट मार्शल के पीछे? नहीं, देखिए, वजह तो इमरान खान साहब का एक पर्सनल ग्रज है ना। उनको ये लगता है कि बाजवा साहब ने मुझे हुकूमत से निकाला, तो लिहाजा मैं बाजवा साहब के ऊपर काउंटर अटैक करूंगा। लेकिन अगर कोर्ट मार्शल की बात है तो फहरिस्त बहुत लंबी है, ये सिलसिला तो फिर बहुत पीछे से शुरू होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे और महमल और भट्टी साहब का भी कॉमेंट लेंगे। जी, खान साहब के बयान के ऊपर तज्जिया तबसरा जारी है। महमल, ब्रेक से पहले जो मुनीर फारूक साहब ने बड़े कुछ सख्त और तल्ख इंकशाफात किए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो कोर्ट मार्शल वाली बात है, और फिर क्या ये रिजर्वेशन इसी वजह से हैं कि खान साहब को इनर गिल्ट है? नहीं अलीना, देखिए, अगर कोर्ट मार्शल की बात जिस तरह मुनीर ने भी की, वो फिर इन चीजों से नहीं शुरू होगी, वो फिर बहुत पीछे तक जाएगी। 2014 के धरने के पीछे कौन कैरेक्टर्स थे कि इन्होंने मदद की, एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की, और जिस तरीके से उस धरने को आगे लाया गया, तो फिर उनके भी कोर्ट मार्शल होने चाहिए। उसके बाद ये पैनामा और दूसरी चीजें किस तरह अदालतें मैनेज हुई, अब सब कुछ हमारे सामने JIT। अच्छा, मैं जरूर ये याद दिलाती जाऊं कि ये जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जो रशिया के ऊपर तकरीर की थी, यूक्रेन और रशिया के ऊपर जनरल बाजवा साहब ने, उसके अंदर उन्होंने बेसिकली ये बात की थी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो सही भी होंगी रशिया की, लेकिन एक छोटे मुल्क के ऊपर अटैक करना इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था कि ये एग्रेशन है एक छोटे मुल्क के अंदर, और उसका एक तनाजुर है ना। कल को खुदा न ख्वास्ता भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, हम छोटा मुल्क है, भारत बड़ा मुल्क है,
उसी तरह रशिया और यूक्रेन की भी चीज है। तो कल को आप ये कहेंगे कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया का साथ दे, तो उसमें वो ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने तो रशिया का साथ दिया था, तब तो उन्हें तो आपके ख्याल में एक बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट थी, इसके ऊपर कोर्ट मार्शल जैसी चीजें नहीं, और इसकी वजह की, इसकी बहुत डिफेंस और स्ट्रेटेजिक वजह थी इसकी। ठीक है भट्टी साहब, ये जो अभी तज्जिया किया है, पहले न्याजी साहब ने कुछ उसका हिस्सा, फिर मुनीब साहब ने बड़े खुले अल्फाज में बता दिया, आप क्या समझते हैं? इस तरह तो फिर कोई कबूलियत ही नहीं है खान साहब की। सियासी जमातों के साथ बैठने का हम सवाल उठा रहे थे कि ऐसा है कि अब वो किसी के साथ बैठने के उसमें उनका है ही नहीं गुंजाइश। मैडम शेख, मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि जैसे जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो सारी अपोजिशन उनसे मिला करती थी, अब भी मिलना चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल लम्हों में है। दूसरी बात यह है कि ये जो NDU में जिसका मैमल ने जिक्र किया, उसमें एक और पार्ट भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी है और अमेरिका से हमें क्या कुछ मिलता है और रूस से हमें क्या कुछ मिलता है, तो हमें अपनी पॉलिसियों को सीधा रखना पड़ेगा। और इसके पीछे वही अमेरिका था जिसकी बेहतरी के लिए या जिससे तल्लुकात बेहतर करने के लिए इमरान खान भी आजकल उनसे मिल रहे हैं और PR मुआहदे कर रहे हैं। तो कोई, मुझे तो नहीं लगता उस तकरीर में कोई ऐसा था। सर ठीक है, ये एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन मुझे ये चीज़ बताइएगा ना, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि नहीं बैठना चाहिए साथ, सबको बैठना चाहिए, किसी के ऊपर रेड लाइन भी नहीं खींची जानी चाहिए, हम ये भी कहते हैं प्रिंसिपली। लेकिन खान साहब इस खदशे का पहले ही इजहार कर चुके हैं और मुनीब फारूक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि ये क्यों हो सकता है। क्या आपको लगता है वाकई खान साहब के लिए अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीब, इस वक्त यही है, मगर क्या ये फ़ायदेमंद होगी? क्या ये आगे जाएगी? क्या इससे हम आगे बढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसके लिए इमरान खान को इब्तिदा करनी चाहिए चीज़ों को सेटल करने के लिए। ठीक है सर वो आपकी बिल्कुल राय दुरुस्त, उसका एहतराम, उसके ऊपर एक अलग दिन डिबेट रख लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान हो गया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या 30 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। मुनीब फारूक साहब आप कहिएगा। जी, सदर साहब ने तो तारीख दे दी है और मैं भी चाहूंगा कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन इसके अंदर ये गुंजाइश जरूर मौजूद है कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्शन कमीशन को कि उनके पास फंड्स नहीं है या और मामलात हैं या और इश्यूज हैं, तो वो फिर अदालत के सामने वो भी उनकी जवाबदेही सिर्फ इस हद तक होगी कि हमने तो तारीख दे दी जो कहा गया था, लेकिन बाकी हम अकेले, हमारे पास कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स तो है नहीं। हम तो फिर यहाँ पर इदारों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इदारों का और विफाक के ऊपर क्या कंटेम्प्ट की फिर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ऐसे मामले पे कंटेम्प्ट कोई एक ऑफिस के ऊपर लग जाए, इलेक्शन कमीशन पे तो बिल्कुल नहीं लग सकती क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, उस पे ऐसे कंटेम्प्ट नहीं लग सकती। हाँ, एग्जीक्यूटिव को ये बिल्कुल आइन में भी लिखा है कि तमाम इदारे मदद करें, लेकिन अगर इदारे अपना जवाब पेश कर सकते हैं तो फिर शायद 254 कम्स इनटू प्ले। 254 की मदद से कहा जा सकता है कि जनाब अभी ये ऐसे हालात है, हमारे पास थोड़ा गुंजाइश कुशन निकलेगा इस वक्त, तो हम इसमें करवा सकते हैं, तो ये हमें सहूलत दी जाए। तो आप वो तो फिर पंजाब करने वाली बात है ना, मिनिमम डेविएशन का तो गुंजाइश रखी है, अदालत ने भी गुंजाइश रखी है। हाँ जी। तो आपको 30 अप्रैल की तारीख तो आ गई है, लेकिन पंजाब में इलेक्शंस होते हुए लगते नहीं है। न्याजी साहब आपकी क्या राय है? बिल्कुल यही राय है जो मुनीब साहब ने कही है। ठीक है, और सर तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डाइजेस्ट कर लेगी? एक आप दो बातें पहले तो अलहदा तो करें, इनको आपने तो पहली बात कोई मुकम्मल नहीं दिया। मैं इसको इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं इसको डेफिनेट कहूंगा, जैसे कि हमेशा जो है इस तरह का रिस्क मैं पहले भी लेता रहा हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे। बाकी मुनीब ने जो इफ्स एंड बट्स लगाए हैं वो भी लगा लें, 2-4 और भी ऐड कर लें। रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज है कि जो डाई कॉस्ट हो रही है या होगी या हो चुकी है, वो ये कि इलेक्शन नहीं होंगे। महमल, आपके लिए यही सवाल है, आपकी क्या राय है?
ये रीना देखिए, वैसे तो बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए और विद इन 90 डेज ही होने चाहिए, और अब जो तारीख दे दी गई है इसी दिन होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के जब बातचीत उनसे की तो दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो वही जो रीजन मुनीब दे रहे हैं कि फिर ये हो सकता है मामला वापस अदालतों में जाए अगर जो है फेडरल गवर्नमेंट और वो फौज और बाकी जो इदारे हैं वो इसके अंदर ना करें। अच्छा, दूसरा भी है इसके अंदर ऑप्शन, वो ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि फिर पीटीआई से ये बात कही जाए कि आप असेंबलियों में वापस आए और फिर ये एक अमेंडमेंट लाई जाए कि इलेक्शन सेपरेटली नहीं होंगे, इकट्ठे होने चाहिए। ये भी चीज एक अंडर डिस्कशन है, लेकिन ये मुश्किल लग रही है क्योंकि अभी तक तो इसमें देखने में आया है कि पीटीआई शायद ये बात जो है वो ना माने। तो खान साहब ने आज अपने बयान में कहा जी, उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूं कि इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। अब वो बेशक इसके लिए कह रहे हैं, लेकिन आगे अगर हो गए तो ये मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताया ना कि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि उनको असेंबलियों में लाकर अमेंडमेंट करा दी जाए कि सेपरेट ना हो, कि अभी तो सेपरेट हो सकते हैं ना कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। तो इसके अंदर अगर चेंज करनी है, लेकिन उसमें अभी देखते हैं कि अगर पीटीआई वापस आएगी तो लीना फिर वो ये तो नहीं होगा कि अक्टूबर के इलेक्शंस के लिए होगा। भट्टी साहब मुझे बता दीजिएगा आपकी क्या राय है, क्या इलेक्शंस पंजाब के 30 अप्रैल को होंगे? नहीं, मेरा ख्याल तो है कि मैडम शेख होंगे। मैं तो हाँ के साथ जाऊंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इलेक्शन, और फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की सदर को ने ख़त लिखा है, सदर ने डेट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल मुहैया किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी को भी जो समधी हैं मौलाना साहब ने और जिन्होंने बकौल सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी की, उनको भी मरासला लिख दिया है। इफ्स एंड बट्स जितने भी हों मैडम शेख, मगर अब अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये तौहीन अदालत का केस है और तौहीन अदालत लगेगी। लिहाजा इससे बड़ी आइन भी कहता है सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी आपकी राय का एहतराम, लेकिन हमारे कानूनी माहिर मुनीब साहब उन्होंने ये कहा है कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। एक सेकंड, सॉरी, वो कह रहे कंटेम्प्ट नहीं लगेगी क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में गुंजाइश निकाल दी है कि आइन की एक शिक के मुताबिक थोड़ी बहुत अगर आप ग्राउंड रियलिटीज या कुछ मजबूरियों की बुनियाद पर डिले करना चाहें तो कर सकते हैं। कई आपके जो दग्गज किस्म के कानूनी माहिरीन थे वो तो आइन में से भी कोई वो चोर रास्ते निकाल रहे थे। सर तो ऐसा ही होता है ना, आप खुद ही कहते हैं कई दफा ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना चाहिए। तो सर हम आपकी बात पे अमल करते हुए ग्राउंड रियलिटीज को भी देखते हैं, उनको भी जमा खातिर करते हैं। आइन में देखनी है, आइन में देखना चाहिए ग्राउंड रियलिटीज। आइन ग्राउंड रियलिटीज के बगैर सर ये सब ने कहा है, देखें ये सब भट्टी साहब माजरत के साथ ये फर्क नहीं भट्टी साहब ये फर्क कीजिए, ये फर्क कीजिए सर। बाकी तीनों तज्जिया नहीं, हमारे पूरे पैनल ने मुझसे क्यों बहस कर रही सर? एक मिनट, मेरी राय है कि मैंने आपकी राय का एहतराम किया है, मैंने आपकी मेरी राय है कि होंगे सर, मैंने आपकी राय का एहतराम। मुझ पे क्यों मुसल्लत कर सर बात तो सुन लिया करें ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप सुन सकते हैं, हुक्म है। भट्टी साहब आप सुनेंगे? अच्छा सुनाए। आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन जहां पर गुंजाइश नहीं निकलती या थोड़ी सी आपकी दलील में कुछ गलत चीज है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। मामला सिर्फ यहाँ पर इतना है कि हमारे बाकी सब तज्जियाकारों ने बशमूल आपके वो ये समझते हैं कि बिल्कुल 90 दिन में होना चाहिए, आइन के मुताबिक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की तरफ से भी। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर आ रहा है कि जब इदारे जो मुख्तलिफ इदारे जिन्होंने फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन को, वो ये कह रहे हैं हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो ये कह रहे हैं हम आपको पैसे नहीं दे सकते मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और फिर कुछ मसलहतें भी आप खातिर में रख लें, आपको तो उनके बारे में बेहतर पता होगा, तो इसलिए वो लोग ये राय लेते हैं कि नहीं होगा। मैडम शेख असल बात यह है कि 90,000 वोट जो राजनपुर के हैं वो 90 दिनों पर भारी हो रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहें कर लें। सर आपको लगता है होंगे और हर हालत में होंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ऐसा ही है? कंटेम्प्ट वगैरह की बात ना कीजिएगा क्योंकि ठीक है जी, लेट्स कंक्लूड इट। ओके भट्टी साहब आप एंटाइटल्ड है अपनी राय के लिए, तो भट्टी साहब की राय सबसे अलग, वो समझते हैं बिल्कुल होंगे, लेकिन बाकी पैनलिस्ट कहते हैं नहीं होंगे इलेक्शंस 30 को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।